हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो यहाँ पर भाई माइंड मैप सेशन अपन स्टार्ट करने वाले हैं फॉर 12th बोर्ड। यहाँ पर पहला चैप्टर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ईएम वेव्स। ईएम वेव्स छोटा चैप्टर है, इसलिए मैंने पहले लिया है। छोटा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है और थ्योरेटिकल चैप्टर है। माइंड मैप के फॉर्म में मैं आपको ये सेशन देने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पर मैंने पहले से ही नोट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन पे टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो अपने पास टाइम कम है आज के सेशन में, इसलिए अपन क्रिस्प वे में चीज़ों को रिवाइज करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते बेटा आज का लेक्चर। यहाँ पे थोड़ा बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, दैट इज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर को जब भी हम लोग चार्ज करते हैं तो क्या कंसेप्ट हमारे पास होता है। तो जब भी हम लोगों ने ये की थी, तो एट टी इज इक्वल्स टू 0 जब भी हम लोग टी की को क्लोज करते हैं, तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं कि करंट इज इक्वल्स टू वी बाय आर। तो मैक्सिमम करंट यहाँ पर फ्लो होता है। यस, तो यहाँ पर क्या देखा गया बेटा, ये दो कैपेसिटर के प्लेट है। तो कैपेसिटर के प्लेट्स क्या होते हैं बेटा, धीरे धीरे हमारे पास चार्ज होते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट चार्ज डिपॉजिट होता है। यस, और यहाँ पर नेगेटिव प्लेट, यहाँ पर ये चार्ज होता है। जब भी हम लोग चार्ज करते हैं तो ऐसे ही चार्जिंग होती है कि यहाँ पर पॉजिटिव साइड डिपोजिशन होता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का डिपोजिशन होता है। तो यहाँ पर क्या अपने को कंसेप्ट देखने को मिला कि अगर मैं इस एक्स पॉइंट की बात करूं, जो एक्स पॉइंट आपको विजिबल होगा, अगर एक्स पॉइंट में अपन एक लूप मानते हैं, अगर एक्स पॉइंट में अपन लूप मानते हैं, तो यहां पर क्या है सर, यहां पर करंट फ्लो कर रहा है। इसको मैंने ड्रिफ्ट करंट बोला। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि यहां पर ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट के कारण एक करंट आता है। यस, तो यहां पर एक करंट होगा, तो उसका करंट एलिमेंट लेके अपन लोग क्या निकालते थे सर, एम्पियरियन लूप मान के एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाते थे एक्स पे। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, एट एक्स अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। बी डॉट डीएल का अपन साइक्लिक इंटीग्रेशन करते थे तो अपने पास म्यू नॉट आई आता था। यहां पर वो आई किसके बराबर होगा सर, आई ड्रिफ्ट के बराबर। तो ये एक बिल्कुल सही बात है। ऐसे हम लोगों ने बहुत सवाल मैग्नेटिज्म पे किए हैं, तो यहां पर किसको डाउट नहीं था। मैक्सवेल ने भी यहां पर क्या किया, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने यहां पर मैग्नेटिक नीडल लगाई और वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर गई। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई साहब, यहां पर करंट है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0 है। यस, एट एक्स यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो पहला एक्सपेरिमेंट तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ एंड मैक्सवेल साहब से प्रूव हो रहा है कि यहां पर कुछ करंट आना चाहिए और सर उस करंट के कारण हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। पहला कंसेप्ट आपको क्लियर है, पहले एक्स पॉइंट पे अपने को कंसेप्ट क्लियर है। यस, अभी वाई पॉइंट की मैंने बात की, यहां पर मैंने वाई पॉइंट पे एम्पियरियन लूप किया। तो यहां पर एम्पियर साहब क्या कहते हैं कि सर ये जो वाई पॉइंट है उस पे अगर मैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाता हूं तो मुझे करंट 0 मिलना चाहिए। भाई यहां पर करंट कुछ 0 होना चाहिए, और अगर करंट 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। लेकिन शॉकिंग बात ये थी इस एक्सपेरिमेंट की, मैक्सवेल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया उधर उन्होंने मैग्नेटिक नीडल यहां पर रखी, मैग्नेटिक नीडल उन्होंने यहां पर रखी और वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर गई। तो ये डिफ्लेक्शन हमें क्या बता रहा है सर, हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ा था कि जब भी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होती है तभी वो करंट का सोर्स हुआ होगा। यस, तो यहां पर ये बोले कि सर मैग्नेटिक फील्ड तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो यहां पर कुछ तो करंट होना चाहिए था। तो पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी का चेहरा उड़ गया और उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। मैक्सवेल ने हमें अच्छी बात पॉइंट आउट करके दी कि यहां पर अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ वो कह रहे थे मैग्नेटिक फील्ड 0 होनी चाहिए वाई में। लेकिन
अगर आप मानोगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, यानी कि यहाँ पर करंट नहीं है, तो अब तक जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में से सवाल करते थे या पोटेंशियल में सवाल करते थे, इसको पूरा लूप मान के सॉल्व करके, वो तो गलत होगा। यस, बात तो उनकी सही थी। तो मैक्सवेल ने कहा यहां पर एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो यहां पर भी कुछ करंट होना चाहिए। हाँ, यहां पर भी कुछ करंट होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, मैं साइड से हट रहा हूं। इसके लिए उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट का। डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। सर ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? बेटा ये डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसा होता है, ध्यान से देखिए, उन्होंने ये बात की, अपन तो बस उनकी बात को कह रहे हैं। He told when we gave a capacitor, करंट दे रहे, ये लाइंस इंग्लिश खराब है थोड़ी यहां पर, जब भी हम लोग करंट देते हैं कैपेसिटर को, तो यहां पर करंट फ्लो होता है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, इसको हमने डिस्प्लेसमेंट करंट कहा। इस लाइन को ऊपर के निगलेक्ट करो, मेरे बात को समझो कि जब भी हम लोग चार्जिंग करते हैं कैपेसिटर को, तो उन्होंने कहा जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक करंट फ्लो करता है, उस करंट का नाम होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। उस करंट का नाम क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट करंट। उस करंट का नाम क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। उस करंट का नाम होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट को उन्होंने डिफाइन कैसे किया? फॉर्मूला में बात करता हूं, तो ID इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट फाई ई बटा dt। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको क्लियरली विजिबल होगा। ID इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट फाई ई बाई dt। यस, तो ये फॉर्मूला अपने पास आता है किसके लिए बेटा? डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। यस सर, इसकी डेरिवेशन, हाँ डेरिवेशन वो पूछ सकता है, इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां पर डेरिवेशन दी है। मैं डेरिवेशन इस वे से स्टार्ट कर रहा हूं, टीचर्स दूसरे वे में भी करा सकते हैं। यहां पर मैंने क्या लिखा? फाई ई क्या होता है सर? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? ई डॉट ए। यहां पर कॉस थीटा 0 अपन मान रहे हैं। यस, तो ई इंटू ए। सर इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस अ कैपेसिटर, कैपेसिटर प्लेट में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आती है? रिवाइज करवाता हूं कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट। कैपेसिटर प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है सर? सर यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, दोनों ऐड हो जाते हैं, नेगेटिव से आई पॉजिटिव से आई, तो क्या हो जाती है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड? सर Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू अपन ने एरिया किया, एरिया और एरिया मर गए, यहां पे कट हो गए, तो यहां पर क्या आया सर? फाई ई की वैल्यू अपने को आई Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर है? फाई ई की वैल्यू आ गई Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पर मैंने क्या किया? यहां पर मैंने एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज दिया, तो ये टर्म बना, ये क्लियर है क्या? दिख रहा है क्या हाइलाइटर? फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर Q। उसको क्या किया मैंने? टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया। सर ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए, बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला है, दैट इज Q बटे dt। ये हमारे पास करंट होता है। हाँ सर, हम लोग बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतने भी हमें लल्लू मत समझो, ये फॉर्मूला हमें मालूम है। तो ये करंट के बराबर होता है। तो हमारे पास टोटल एक्सप्रेशन क्या आ गई बेटा? सर ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाती है ID इज इक्वल्स टू मतलब फाई ई बाई dt इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है जो अपन ने डिराइव की। तो डेरिवेशन आप एक बार देख लो, सिंपल वे में डेरिवेशन किया है, इससे भी हाईफाई डेरिवेशंस अपन ने कर रखे, आपने कर रखे इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, इससे भी हाईफाई डेरिवेशंस होते हैं। ये तो सिर्फ फॉर्मूला पुट करने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ू, देख सकते हो आप ये तो यहां पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ये लिखा है रिजल्ट, जिसपे आपके बहुत सवाल
बनेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट करंट को हम लोग बहुत अच्छे से समझे, फॉर न्यूमेरिकली और कंसेप्चुअली हम लोग स्ट्रांग होने की कोशिश करें। कंसेप्ट तो हमने समझ लिया, न्यूमेरिकली आपको तो ये फॉर्मूला सर मालूम है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। यस, आप क्या कर सकते हो, यहां पर फाई किसके बराबर होता है सर, ई इंटू ए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है और एरिया कांस्टेंट है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। हाँ सर। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, याद करो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है, याद नहीं आ रहा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर। ये हम लोग फॉर्मूला बेटा पढ़ते हैं कहां पर, इलेक्ट्रोस्टैट में। सारे माइंड मैप्स कवर होंगे, मैंने प्रायोरिटी वाइज यहां पर सिंपल टॉपिक से डिफिकल्ट टॉपिक की तरफ अपन बढ़ेंगे। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर। इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं, साइन को निग्लेक्ट करके, सर वी बाय एल। तो यहां पर मैंने क्या लिखा सर, यहां पर अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है टाइम के साथ और एल कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख सकते हैं। कौन सा बच्चा इस फॉर्मूला को जानता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय एल। सर एप्सिलॉन नॉट ए बाय एल तो हमने डिराइव भी किया है फॉर्मूला कैपेसिटर वाले चैप्टर में। यस, इसको अपन कैपेसिटेंस कहते हैं, तो कैपेसिटेंस इंटू वी डीवी बाई डी भी ये बनता है। तो इसके बहुत से रूप होते हैं, एक ही फॉर्मूला के बहुत से रूप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ये तो बेसिक था, अगर एरिया कांस्टेंट है तो ये रहेगा, अगर इसको वोल्टेज के टर्म्स में लिखा तो ये होगा, कैपेसिटेंस के टर्म्स में लिखा तो ये होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं स्टार लगा देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई थिंक यहां पर एनसीईआरटी के भी आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ये अगर आपने चीजें याद रखी तो। पहला बॉक्स इंपॉर्टेंट है जहां पर मैंने स्टार मार्क किया है, बहुत सवाल आपको उसमें से देखने को मिलते हैं। यस, यहां पर मैंने रिवाइज करा है ये वाला फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर। यस, फिर हम लोग बात करते हैं क्या सर, हम लोग बात करते हैं 4 इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है जो इंटर रिलेटेड है। तो मैक्सवेल साहब ने क्या किया, इन रिलेशंस को अपने सामने डाला, इन रिलेशंस को अपने पास उन्होंने दिया, इन रिलेशंस को। तो पहला क्या था, गॉस लॉ। गॉस लॉ सारे बच्चे फॉर्मूला तो जानते होंगे। यस सर, साइक्लिक इंटीग्रेशन E dot dA is equals to Q in by epsilon naught. This is the Gauss law, Gauss law of electrostatics. तो Gauss law तो सबको मालूम है, ये फॉर्मूला आपको मालूम है। Gauss law in magnetism भी हमारे पास था, that is a cyclic integration of B dot dA is equals to 0. That is हम लोगों ने कंक्लूजन में किया था कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स नहीं होते, जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर घुसते उतने ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर घुसते हैं। यस, क्लोज लूप बनाते हैं। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी हमारे पास क्लियर है। फिर हम लोग फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग फैराडे लॉ पढ़ते हैं, दैट इज साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl इज इक्वल्स टू d phi b बाय dt। यहां पर क्या कंसेप्ट आता है सर, आपने पढ़ा होगा ये कंसेप्ट की, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था जब भी हम लोग फ्लक्स चेंज कर रहे थे, आपको याद आ रहा होगा, रिकॉल कर रहे होगे, जब भी हम लोग फ्लक्स चेंज कर रहे थे तो करंट इंड्यूस हो रहा था, दैट इज टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। सारे बच्चों को याद आ रहा होगा, धुंधली याददाश्त। आज हमने क्या पढ़ा ईएम वेव में, दैट इज एम्पियर मैक्सवेल लॉ। मतलब जो सर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अब तक हम लोग मान रहे थे, उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन मैक्सवेल साहब ने किया कि जो तुम मान रहे थे साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, आप सिर्फ म्यू नॉट आई लिख रहे थे, अब आप लिखोगे म्यू नॉट आई ड्रिफ्ट प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt
मतलब एडिशनल हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट की भी बात करते हैं। यस, तो यहां पर एनालॉजी क्या बनी हमारे पास, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैं क्या कह सकता हूं, जब भी हम लोग कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो क्या होता है बेटा, कंसेप्ट फिर से रिकॉल करें, इसको एक बार देख लो आप, मैं कंसेप्ट आपको रिकॉल कराता हूं। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो फर्स्ट साइड पे अपन चलते हैं। यहां पर जब भी हम लोग करंट यहां पर बढ़ा रहे थे तो इसका चार्ज हो रहा था, तो चार्जिंग से क्या हो रहा था बेटा, ध्यान से सुनना, चार्जिंग से क्या हो रहा था, यहां पर एक इस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी और टाइम के साथ वो डिपोजिशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने के कारण क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। तो दिस इज द लॉ कि टाइम वेरिंग, यहां पे टाइम वेरिंग शब्द इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज एम्पियर मैक्सवेल लॉ। यस, क्लियर है। और जब भी आपको और एक कंसेप्ट में बताता हूं जहां पर मैंने ऐड करना भूला हूं मैं, ये कि यहां पर ये वैल्यू हमेशा आपको याद रखनी है कि आई ड्रिफ्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द आई डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो हमेशा ड्रिफ्ट करंट के इक्वल होगा। सर इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? यस, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, अगर मैंने कहा यहां पर कि हम लोगों ने कंप्लीटली कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, हम लोगों ने कंप्लीटली कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, तो कंप्लीटली चार्ज मैंने कैपेसिटर को कर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी और कांस्टेंट में यहां पर चेंज नहीं आएगा, तो यहां पर आईडी जीरो होना चाहिए, तो यहां पर आईडी जीरो होगा और पूरा ड्रिफ्ट करंट आपको देखने को मिलेगा। यस, ऐसे आप सोच सकते हो, इसलिए ये हमेशा आप लोग याद रखो कि आई ड्रिफ्ट हमेशा आई डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, इसलिए सर्किट कंटिन्यूअस होगा और कंटिन्यूटी फ्लो में आएगी। यस, तो ये अपन ने देखा। यहां पर मैं बात करता हूं, ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा, ये आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जहां पर चैप्टर्स अपन लोग लिंक कर सकते हैं। यहां पर क्या है सर, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव में। तो यहां पर अगर चार्ज हमारे पास रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसको नहीं लगेगी, ईएम वेव नहीं जनरेट कर पाएगा। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज जा रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, लेकिन ईएम वेव को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा और ईएम वेव को भी जनरेट करेगा। ये आप देख सकते हो कि रेस्ट में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एक्सेलरेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज ईएम वेव भी आपको जनरेट होती हुई नजर आएगी। तो आपको पूछ सकता है कि एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज एन सोर्स ऑफ ईएम वेव। जब भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है तो वो हमारे पास सोर्स होता है ईएम वेव का। तो ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर मेन टॉपिक अपना शुरुआत होता है, दैट इज ईएम वेव। तो ईएम वेव में हम लोग बात करने वाले हैं सारे चीजें ईएम वेव से रिलेटेड। तो ईएम वेव क्या है सर? ईएम वेव इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव यानी कि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। ट्रांसवर्स वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है यानी मोशन ऑफ प्रोपोगेशन हमारे पास पार्टिकल्स के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि सपोज मैं देखता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो प्रोपोगेशन ऑफ वेव इस डायरेक्शन में होगी। ऐसे आपने देखा होगा, बहुत फेमस ये। यस, यहां पर ये परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल देखने को मिलता है।
यस, ये किसके वजह से होता है सर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशंस के कारण ये ईएम वेव जनरेट होती है। यस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, और वो हमेशा सेम फेज में होते हैं। दैट इज, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी तभी मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगी, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगी तभी मैग्नेटिक फील्ड भी मिनिमम होगी। यस, तो ये सेम फेज में होते हैं और परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है, एनर्जी ऑफ ईएम वेव इज इक्वली डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। जो पूरी ईएम वेव की एनर्जी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट में इक्वली डिवाइड होती है। ईएम वेव एक न्यूट्रल वेव है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डिविएट नहीं करती। यस सर, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज E क्रॉस B आपको C देगा। C इज द डायरेक्शन ऑफ वेव। अगर मैं बात करूं कि E हमारे पास J कैप है और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास K कैप में है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास J कैप में है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास K कैप में, मतलब आपके तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास I कैप में होगी। दैट इज, हम लोग देख सकते हैं यहां से, ये J है, ये J ऊपर की तरफ है J, और यहां पर मैंने क्रॉस किया तो आपको इस डायरेक्शन में वेव देखने को मिलेगी क्रॉस प्रोडक्ट से। तो ये आप याद रख सकते हो। इस पे आपको थियोरेटिकल सवाल देखने को मिल सकता है, ज्यादा चांसेस इसके थियोरेटिकल सवाल आने के हैं इस वाले पेज से, और ज्यादा वो E क्रॉस B दैट इज इक्वल टू C पे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है मल्टीपल टाइम्स जेई नीट में। सर हम लोग तो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स की तैयारी की बात करूंगा तो मैं यहां पर आपको ये रिलेशन याद रखना है, दैट इज C is equals to 1 by रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि बोर्ड में प्रीवियस ईयर में ये सवाल आया है कि इसका डायमेंशन एनालिसिस पे सवाल आया है कि इसकी डायमेंशन बराबर होती है स्पीड के, दैट इज LT - 1। तो C is equals to 1 by रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है बेटा? म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यस, यहां पर आप कुछ सिंपल फॉर्मूलाज याद रख सकते हो। स्पीड ऑफ वेव क्या होता है? लैम्डा टी, लैम्डा इंटू एफ, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी आपके पास स्पीड ऑफ वेव होती है, ओमेगा बाय के। ओमेगा बाय के में मैं रखूंगा कि आप याद रखिए, ओमेगा बाय के, ये आप लोग याद रख सकते हो, एनसीईआरटी में दिया है। स्पीड ऑफ वेव इज ओमेगा बाय के। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एप्सिलॉन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर मीडियम में अगर आप लोग बात करोगे तो ये आप लोग देख सकते हो, मैंने जितना इंपॉर्टेंट है उतना आपको बताया है, ये भी आप एक बार देख सकते हो। मीडियम के टर्म्स में ये दिया है और उसको कन्वर्ट किया अपन ने। तो मेन आपको क्या याद रखना है सर? लैम्डा एफ, ओमेगा बाय के एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड, जो मैंने यहां पर लिखा है कि E नॉट इज इक्वल्स टू B नॉट इंटू C, और वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? E क्रॉस B अपने पास होता है। तो ये आप याद रख सकते हो। कैसे सवाल सॉल्व करने हैं यहां पर सर, ये आप यूज कर सकते हो, साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं बात करूं I क्रॉस J तो वो K होगा, K क्रॉस I J होगा, I क्रॉस J K होगा, और यहां पर K क्रॉस I J होगा। तो अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो तो आप पॉजिटिव साइन लोगे, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो आप नेगेटिव साइन लोगे। एग्जाम्पल की बात करूंगा, पहला एग्जाम्पल I क्रॉस J। सर I क्रॉस J सिंपल की होता है क्योंकि मैं क्लॉकवाइज गया हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं उल्टा गया तो आपको क्या देखना है? सपोज मैंने बोला J क्रॉस I, तो मैं उल्टा जा रहा हूं तो यहां पर क्या आएगा? -A। ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। सपोज मैंने आपको दूसरा दिया, सर मैंने दिया J क्रॉस K। सर J क्रॉस K क्या है? J क्रॉस K सर I के बराबर होगा। लेकिन अगर मैंने दिया K क्रॉस
जी, के क्रॉस जे यानी उल्टा हुआ, के क्रॉस जे उल्टा हुआ तो माइनस आई हमारे पास होगा। तो जब भी आप क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव लोगे, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तभी नेगेटिव लोगे। तो जहां पर मैंने स्टार मार्क किया है वो फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हो। स्टार मार्क कर लेता हूं, जेई नीट के पर्सपेक्टिव से मैंने ये लिखा था, लेकिन जहां पर मैंने स्टार मार्क किया है वो बोर्ड्स में पूछने के चांसेस उसके होते हैं। जिन बच्चों को बाकी का देखना है वो देख सकते हैं। यस, ठीक है, देख लो बेटा आप, ये इंपॉर्टेंट है, छोटे मोटे सवाल सॉल्व करने में मदद होगा जो एनसीईआरटी में दिए हुए। यहां पर ये एनर्जी वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होता है क्योंकि एनसीईआरटी में ये एनर्जी के बारे में दिया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है सर? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास होता है। तो यहां पर ये क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय 2, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय 2। अगर मैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बात करूं तो दैट इज बी स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। अगर मैं एनर्जी डेंसिटी बात करूंगा ईएम वेव की तो ये किसके बराबर होगी सर? एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और वो बराबर होती है बी स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको बोला था कि इक्वल होती है, इक्वल होती है, यस इक्वल होती है। तो ये एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? अपना परमिटिविटी है। यहां पर बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, और म्यू नॉट क्या है सर? ये परमीएबिलिटी है। यस, अभी यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये वाले एनर्जी डेंसिटीज है लेकिन ये वाले एवरेज है। तो एवरेज में हम लोग क्या करते हैं सर? एवरेज में हम लोग क्या करते हैं? एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, तो इसको 1/2 से डिवाइड करोगे तो 1/4 का टर्म आएगा, 1/4। और यहां पर एप्सिलॉन नॉट लिखोगे और ई नॉट आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। वहां पर सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ साइन एंड कॉस आएगा, यहां पर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। यस, वही सेम एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी में 1/4 का टर्म, और यहां पर बी नॉट का स्क्वायर बटे म्यू नॉट आएगा। यस, सेम एवरेज देख सकते हो, यहां पर हाफ आएगा, इन दोनों का प्लस होता है यानी इन दोनों का डबल होता है तो ये हाफ आएगा, और दोनों के केसेस में ये आपको इक्वल देखने को मिलेगा। इसलिए जो अपन ने स्टेटमेंट लिखी थी कि भाई जो एनर्जी डेंसिटी ईएम वेव की है वो इक्वली बढ़ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये फॉर्मूलाज आप लोग याद रखेंगे। एक आपके एनसीईआरटी में इस पे सवाल आ चुका है सीधा फॉर्मूला वाला, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। यहां पर एक सिंपल फॉर्मूला है, ये मैं आपको किसमें बताऊंगा सर? ये मैं आपको किसमें बताऊंगा? डुअल नेचर में भी बताऊंगा। तो यहां पर एनर्जी ऑफ ईएम वेव सिंपल निकल के आती है, सेम एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, दैट इज एच न्यू hc बाय लैम्डा, और ये कन्वर्जेंस होते हैं। ये डुअल नेचर में मैं बताने वाला हूं, आप सभी को मालूम भी होगा सर, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऐसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और अगर नैनोमीटर में वेवलेंथ दिया है तो ऐसे, अगर एंगस्ट्रॉम में दिया है तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो एनर्जी ऑफ ईएम वेव सिमिलर मॉडर्न फिजिक्स के आता है, तो ये आप मॉडर्न फिजिक्स में देख सकते हो। जिन बच्चों को देखना है वो अभी भी इसको देख सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में अपन इस पे डिटेल में बात करेंगे। यस, आगे भाई ये लास्ट पेज अपने पास होता है, दैट इज अ थ्योरेटिकल पेज। मेरी मानिए आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं एनसीईआरटी से, आप कंसेप्चुअल पार्ट तो अपन ने कवर कर दिया है, लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट बचता है दैट इज क्या सर? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दैट इज जो जहां पर गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, उसके सोर्सेस पे सवाल बन सकता है, उनका जनरेशन कैसे होता है, उनका वेवलेंथ का ऑर्डर। तो आप ये एक बार देख सकते हो, मैंने रफ आइडिया दिया है कैसी ट्रिक इसकी होती है। गाड़ी एक्स यू वी इन माय रेंज, तो आप ऐसी ट्रिक बना सकते हो। मैंने बनाई है मैंने मतलब सब लोग ही पढ़ाते हैं गाड़ी एक्सयूवी इन माय रेंज। यस, तो गाड़ी क्या है? यहां पर गामा रेज है, गामा रेज की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, फिर उसके बाद एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स।
यहाँ पर रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा क्या होगी बेटा, वेवलेंथ। तो यहां से यहां पर मैंने दिया है, तो यहां पर वेवलेंथ बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, तो एनर्जी घट रही होगी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी भी घट रही होगी। तो ये छोटे मोटे रिलेशंस जो मैंने यूज किए वो आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आएंगे। दैट इज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो कि यहां पर यहां से यहां क्या हो रहा है, रिवाइज करो, यहां से यहां वेवलेंथ बढ़ रहा है, मतलब एनर्जी कम हो रही होगी और फ्रीक्वेंसी कम हो रही होगी। अगर उसने यहां से यहां पूछा, यहां से यहां वेवलेंथ कम हो रहा होगा, एनर्जी बढ़ रही होगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी। ऐसे आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। यस, इसको एक बार देख लो, लास्ट ये अपना टॉपिक था। यस, तो थैंक यू बच्चों। यहां पर अपन ने ईएम वेव का क्या किया है, ईएम वेव का अपन ने माइंड मैप सेशन डिस्कस किया है। पहली क्लास थी अपनी फिजिक्स के माइंड मैप पे, तो ईएम वेव का माइंड मैप अपना कंप्लीट होता है। आपके लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क जो आपके लिए देता हूं, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जितने भी आप कर सकते हो आपके श्रद्धा के हिसाब से, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और लास्ट पार्ट की, लास्ट की थ्योरी जो मैंने बोली थी, लास्ट की थ्योरी, ये आपको ठीक से पढ़ना है, ये आपका होमवर्क होता है। पहला अपन ने माइंड मैप सेशन डिस्कस किया है, दैट इज ईएम वेव का। ईएम वेव छोटा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, इसका अपन ने डिस्कस किया है। होमवर्क में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड लास्ट की जो थ्योरी मैंने बताई थी वो आपको डिस्कस करनी है। तो आप कमेंट में बता सकते हो कि कैसे आपको लेक्चर लगा, माइंड मैप आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं या नहीं। आप कमेंट कर सकते हो कि अगर आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ तो आप अटेंडेंस लगा सकते हो कि ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं बेटा अगले माइंड मैप के लिए, तब तक के लिए ओके बाय।